कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मारी घर के गेट के सामने बैठी होती है। तभी एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से उसकी मम्मी और पापा उतरते हैं और उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी होता है जिसका नाम शियोन होता है। मारी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। उसकी माँ उसे बताती है कि ये उसका छोटा भाई शियोन है। ये सुनकर मारी खुशी से उसके सिर पर किस कर लेती है। फिर कहानी 3 साल बाद का दृश्य दिखाती है। शियोन और मारी आपस में बात कर रहे होते हैं। मारी सोचती है कि उसका भाई अब काफी बड़ा हो गया है। वो अपनी मां की मदद करता है, अपना बिस्तर गीला नहीं करता और हमेशा एक अच्छा बच्चा बना रहता है। लेकिन वो कुछ अजीब हरकतें भी करता है, जैसे अक्सर कोई जादुई मंत्र बोल रहा हो। रात के खाने के समय शियोन अपने पापा से पूछता है, क्या मॉन्स्टर सच में होते हैं? पापा जवाब देते हैं, हाँ होते हैं। फिर वो पूछता है, क्या फेरी भी होती हैं? पापा कहते हैं, हाँ वे भी होती हैं। फिर शियोन पूछता है, क्या जादू भी होता है? इस बार पापा कहते हैं, नहीं, जादू नहीं होता। ये सुनकर शियोन निराश हो जाता है। फिर कहानी 3 साल और आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि मारी तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। जब शियोन उससे पूछता है कि वो इतनी मेहनत क्यों करती है, तो मारी बताती है कि वो मजबूत बनकर सब लोगों की रक्षा करना चाहती है। इसके बाद हम झील के किनारे का दृश्य देखते हैं। मारी रोज को भी प्रैक्टिस करने के लिए कहती है, लेकिन रोज मना कर देती है। मारी सोचती है कि पिछले 3 सालों से शियोन सिर्फ पढ़ाई ही करता रहता है। तभी अचानक झील चमकने लगती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मारी और शियोन झील की ओर जा रहे होते हैं। वे झील के पास जाकर बैठ जाते हैं। तभी झील दोबारा चमकने लगती है और शियोन हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि झील की जादुई ऊर्जा सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके अंदर खुद जादुई ऊर्जा होती है। अगले दिन दोनों जल्दी से अपना काम खत्म करके झील के पास पहुंच जाते हैं और प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। वे एक मछली पकड़ते हैं, लेकिन तभी रोज भी वहां आ जाती है। कुछ देर तक वे आपस में बातें करते हैं। शाम होते ही झील फिर से चमकने लगती है, लेकिन उनका प्रयोग असफल हो जाता है। इस वजह से शियोन झील के अंदर चला जाता है और एक चमकती हुई गेंद को छूता है। वो गेंद गर्म होती है। इसी दौरान रोज एक और मछली पकड़ लेती है और दोनों मछलियों को एक साथ छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद उन मछलियों के पास से भी चमकती हुई गेंदें निकलना शुरू हो जाती हैं। तब शियोन को समझ आता है कि ये एक कोटिंग बिहेवियर है, जो भावनात्मक और जज्बाती भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मारी को कुछ समझ नहीं आता, तो रोज उसे उदाहरण देकर कहती है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नर और मादा की शादी। मारी तुरंत कहती है, लेकिन शियोन और मेरा भी तो ऐसा ही रिश्ता है। इस पर शियोन मुस्कुराते हुए कहता है, भाई बहन कभी शादी नहीं करते। अगले दिन मारी उदास होकर शियोन के पास आती है। पता चलता है कि उसने अपनी मां से पूछा था कि क्या वो बड़ी होकर शियोन से शादी कर सकती है, और उसकी मां ने उसे डांट दिया था। शियोन उसे दिलासा देता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ये कहकर वो मारी को गले लगा लेता है। उसी समय दोनों के शरीर चमकती हुई गेंदों की तरह चमकने लगते हैं। ये देखकर शियोन के दिल में एक नई उम्मीद पैदा होती है। उसे लगता है कि शायद वो एक दिन इस दुनिया में जादू को हकीकत बना सकेगा। कहानी शुरू होती है एक अंधेरे कमरे से। एक इंसान अपने घर की सीढ़ियों के पास खड़ा होता है। तभी कैमरा एक फोन की स्क्रीन पर जाता है, जिस पर एक बड़ा सा काउंटडाउन टाइमर चल रहा होता है। टाइमर पर लिखा होता है 23 घंटे 59 मिनट 51 सेकंड। सेकंड तेजी से बढ़ते रहते हैं। ये इंसान किसी खास पल का इंतजार कर रहा होता है, शायद अपने 30वें जन्मदिन का। अचानक ये इंसान अपने किताबों से भरे कमरे में खुशी से चिल्ला उठता है। दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है जैसे कोई बड़ी जीत मिली हो। ये इंसान उछल कूद करने लगता है। खुशी छुपाई नहीं जा रही। फिर ये इंसान जमीन पर बने एक गोल निशान वाले गलीचे पर बैठ जाता है, जैसे कोई खास रस्म पूरी कर रहा हो। ये इंसान अपनी किताबों से भरी लाइब्रेरी में कुछ ढूंढने लगता है। नीचे झुक जाता है, जमीन पर लेट जाता है और किताबों के बीच से एक नोटबुक उठा लेता है। इस इंसान के चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों साफ दिखते हैं, जैसे ये अपनी मेहनत का नतीजा जांच रहा हो। तभी इस इंसान के चेहरे पर अचानक झटका लगता है। आंखें फैल जाती हैं, दांत कस जाते हैं। कुछ गड़बड़ हो जाता है। कमरे में किताबें और कागज उड़ने लगते हैं, जैसे कोई बड़ी मुश्किल आ गई हो। पल भर पहले की खुशी अब गायब हो जाती है। ये इंसान अब कमरे के एक कोने में बैठ जाता है, अपने घुटनों को सीने से लगा लेता है। ये बहुत थका हुआ और अकेला दिखता है। इसके हाथ में वही नोटबुक होती है।
कैमरा उस पेज पर पास से दिखाता है जिस पर इस इंसान ने बड़े जोश से लिखा होता है, मैं फिर से कोशिश करूंगा, हार नहीं मानूंगा। इस इंसान की आंख पास से दिखाई जाती है, फिर पूरी स्क्रीन सफेद हो जाती है, जैसे कोई खाली सिनेमा हॉल हो जिसमें एक परछाई खड़ी हो। तभी पुरानी यादें एक के बाद एक दिखती हैं। स्कूल के दोस्त इसके आसपास खुश होकर फोन देख रहे होते हैं। एक रात बारिश में ये इंसान छतरी लेकर अकेला चल रहा होता है। फिर ये अपनी लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा दिखता है। ये सारी यादें इस इंसान की जिंदगी के आखिरी पलों जैसी लगती हैं। दोबारा वही सफेद स्क्रीन आती है और इस बार उसके बाद एक छोटा सा बच्चा दिखता है जिसके बाल हल्के गुलाबी लाल रंग के होते हैं। यह है शायान, जो अब एक नई दुनिया में फिर से जन्म ले रहा है। अब हम देखते हैं छोटा शायान अपने स्टडी रूम में जमीन पर लेटकर किताब पढ़ रहा होता है। फिर इसके पापा गगन इसे गोद में उठाकर दीवार पर लगे एक नक्शे की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कुछ समझा रहे हों। थोड़ी देर बाद शायान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ नींद में खोया हुआ दिखता है। परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा होता है। शायान अपनी मम्मी एमा के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। पापा गगन भी पास में बैठे कुछ बात कर रहे होते हैं। शायान का चेहरा थोड़ा नीचे झुका हुआ और सोच में डूबा हुआ लगता है, जैसे कोई बात इसे परेशान कर रही हो। शायान अपने बिस्तर पर हाथ सिर के पीछे रखकर आराम से लेटा होता है। मारी इसके पास आती है और बिस्तर पर बैठकर बात करने लगती है। शायान उत्साह से हाथ हिला हिलाकर कुछ समझाने लगता है और मारी पूरे ध्यान से सुनती है। शायान अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगाकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी इसकी हथेली में एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी की चिंगारी बन जाती है। ये वही चमकीली घटना है जो इन दोनों ने पहले झील पर देखी थी, और अब शायान इसे अपने कमरे में फिर से बनाने में कामयाब हो जाता है। मारी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसकी आंखें चमक उठती हैं और ये हैरानी से अपने हाथ मुंह के पास ले जाती है। अब शायान अपनी प्रैक्टिस को गंभीरता से लेना शुरू करता है। स्क्रीन पर लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 जैसे टाइटल आते हैं, जिनमें छोटा शायान अलग अलग रंगों वाले बैकग्राउंड पर अभ्यास करता दिखता है। बाहर बगीचे में पापा, मम्मी और मारी खड़े दिखते हैं बातें करते हुए। फिर नजारा शायान पर आता है, जो अपने कमरे में अकेला खड़ा होता है, हाथ सिर पर रखे हुए, जैसे अभ्यास इसे थका रहा हो। शायान पालथी मारकर बैठा सोचता रहता है। फिर एक मजेदार छोटा हिस्सा आता है जिसमें शायान की ताकत को इलेक्ट्रिक ईल से मिलाया जाता है और शायान ईल से कम निकलता है। यह देखकर छोटा शायान थका हुआ और मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया देता है। शायान को अपनी पुरानी याद आती है, वो पल जब ये और मारी रात में रोशनी के छोटे छोटे टुकड़े देख रहे थे, जैसे कोई जादू हो। ये याद इसे फिर से कोशिश करने की हिम्मत देती है। वापस आज के पल में इसकी कलाई पर हल्की सी रोशनी चमकती है। एक और छोटा हिस्सा आता है जिसमें शायान समझाता है कि जादू बनाने के लिए सोच और जज्बा दोनों का सही मेल चाहिए। इसी सोच को अपनाते हुए शी खोल कर ध्यान लगाता है और इस बार इसके हाथ में पहले से ज्यादा तेज रोशनी चमक उठती है। इसका चेहरा हिम्मत और जोश से भर जाता है। खुशी में शायान अपना हाथ ऊपर उठाता है। इसकी जीत का जश्न एक खास तरह की तस्वीर के साथ दिखाया जाता है। फिर एक और छोटा सबक आता है जिसमें इस नई ताकत को एक नाम दिया जाता है, मन इकट्ठा करने की हालत। शायान शर्मा कर मुस्कुराता है, अपनी पहली बड़ी कामयाबी पर गर्व महसूस करता है। खिड़की से बाहर देखते हुए शायान को बगीचे में पापा, मारी और एक सुनहरे बालों वाली लड़की दिखती है। सभी गेट के पास खड़े होते हैं। शायान भी इनके पास चला जाता है। पापा गगन किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। गगन एक लकड़ी की प्रैक्टिस तलवार उठाकर मारी के सामने खड़े होते हैं। अब ये मारी की तलवार चलाने की ट्रेनिंग का समय होता है। रोज पास ही खड़ी देख रही होती है। देती पूरे ध्यान से अपने पापा की बात सुनती है, लकड़ी की तलवार कसकर पकड़े हुए। मारी अपनी लकड़ी की तलवार से वार करने का अभ्यास करती है, पूरी एकाग्रता के साथ। पापा इसके सामने खड़े देख रहे होते हैं, कभी सराहना करते हुए, कभी गंभीर भाव के साथ। मारी की मुद्रा और हरकत धीरे धीरे बेहतर होती दिखती है। नजारा एक लालटेन की तस्वीर से बदलता है। फिर हम वापस घर के अंदर आ जाते हैं, जहां शायान अपनी खोज में फिर से झुक जाता है। शायान अपने दोनों हाथ जोड़कर ध्यान लगाता है और इस बार पहले से भी बड़ा नतीजा मिलता है। ये शांत आंखों से अपनी इस जीत को महसूस करता है। दरवाजे के पास से गगन ये सब देख लेते हैं और इनके चेहरे पर एक हल्की सी गर्व भरी मुस्कान आ जाती है अपने बेटे की मेहनत देखकर। शायान खुशी में मुट्ठी ऊपर उठाता है। फिर स्क्रीन पर एक काल्पनिक दुनिया जैसा नक्शा दिखता है जिस पर एक कस्बे का नाम लिखा होता है, इस्तोरिया। परिवार की गाड़ी उस कस्बे के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ रही होती है। बाहर पहाड़ियां और खुला आसमान दिखता है। गाड़ी कस्बे के अंदर पहुंचती है। मम्मी एमा और शायान गाड़ी में बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार, एमा, गगन, मारी और शायान, एक दुकान के पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़े दिखते हैं, अंदर जाने की तैयारी में। परिवार एक सामान की दुकान के अंदर जाता है जहां खाने पीने की चीजें लटकी होती हैं। एक दुकान चलाने वाली औरत इनका स्वागत करती है। शायान और मारी दुकान के अंदर इधर उधर देखते हैं, हर चीज को उत्सुकता से देखते हुए। अब परिवार एक हथियारों की दुकान में पहुंचता है। दीवार पर एक संघ का निशान लगा होता है और शेल्फ पर तलवारें और ढाल रखी होती हैं।
शायद मारी के लिए सही सामान के बारे में। एमा, मारी और शायान ये सब देखकर खुश नजर आते हैं। काउंटर पर एक खूबसूरत सोने जैसा लटकन रखा होता है, जिसके बीच में एक हरा रत्न लगा होता है। मारी की आंखें ये देखकर चमक उठती हैं। ये किसी खास वजह से इन्हें दिलचस्प लगता है। गेविन इन्हें यह चीज ध्यान से दिखाते हैं। शाम ढलते ही परिवार वापस गाड़ी में बैठकर घर लौटने लगता है। मारी और शायान गाड़ी में पास पास बैठे होते हैं। दोनों हंसते हंसते आपस में बातें कर रहे होते हैं। रास्ते में परिवार एक बाजार की दुकान के पास थोड़ी देर रुक जाता है। तभी इनकी नजर एक सोने जैसे पिंजरे पर पड़ती है, जिसके अंदर एक छोटी चमकती हुई परी जैसी रोशनी उड़ रही होती है। पास से देखने पर यह हल्की हरी सफेद रोशनी वाली आकृति बहुत ही रहस्यमयी और सुंदर लगती है, जैसे ये साबित कर रही हो कि कुछ जगहों पर जादू जैसी चीजें जरूर मौजूद है।